नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अब हम जूनियर अकाउंटेंट के ऑडिटिंग वाला जो पार्ट है उसको उस सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑडिटिंग के मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स से। देखिए, सबसे पहले हम पिछले वर्षों के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो कौन कौन से थे उसके ऊपर फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और जूनियर अकाउंटेंट 2011, 13 और स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम के अंदर और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के अंतर्गत लगभग 19 क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं। अब हम पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम 19 क्वेश्चंस पे चलेंगे जहां हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि ऑडिटिंग के मीनिंग की, तो ऑडिटिंग होती क्या है। देखिए, इसके मीनिंग में ही पूरा कंसेप्ट जो है आप समझ सकते हो और इसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें हम ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग जो है आपके एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के अंदर स्वतंत्र रूप से एक व्यक्ति के द्वारा जो क्वालिफाइड होता है और वो क्या करता है, जांच करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस की। और ये जो जांच होती है जरूरी नहीं है कि वो संस्था जो है प्रॉफिट मेकिंग हो, वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती है। और फिर जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि किसी भी साइज की इंस्टीट्यूशन है वो इसकी जांच करा सकती है। छोटी संस्था भी करवाती है, बड़ी संस्था भी करवाती है, जिसका लीगली फॉर्म है वो भी करवाती है, जो लीगल फॉर्म में नहीं है जैसे पार्टनरशिप है एंड जो है वो अगर लीगली उसने रिकॉग्नाइज नहीं करवाई है या कोई इंडिविजुअल बिजनेस से उसने रिकॉग्नाइज नहीं करवाया लीगली रूप से, तो वो भी ऑडिट करवा सकती है। और इसके अंतर्गत जो कॉमन जो हम कह सकते हैं कि वो जो निष्पक्ष व्यक्ति है उसके द्वारा जो निष्पक्ष जांच की जाती है, और जांच किसकी की जाती है, अपने वित्तीय सूचनाओं की। और उस वित्तीय सूचनाओं की जांच करके वो एक अपना एक ओपिनियन जनरेट करता है और उस ओपिनियन के आधार पर कहा जाता है कि वो जो जिसकी जो जांच की गई है वो बिल्कुल सही एवं उचित रूप उसका प्रस्तुत करते हैं। तो ये पूरी एक सर्वमान्य जो है हम कह सकते हैं डेफिनेशन जो है ऑडिटिंग की हो सकती है। उसके अंदर हम और छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर उत्पन्न होता है। जैसे सबसे पहले यहां पर हमने हाईलाइटेड किया हुआ है, देखिए आप यहां पर लेखों में लिखे गए जो अंकों है उनका परीक्षण किया जाता है तथा खातों में लिखी गई प्रविष्टियों की सत्यता, शुद्धता और प्रामाणिकता है ना, हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। यहां पर वाउचिंग और वेरिफिकेशन जो किया जाता है उसकी प्रामाणिकता की जांच की जाती है और देखा जाता है कि जो लेखा पुस्तक है वो चिट्ठा है वो बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है, लेखांकन नियमों के अनुरूप बनाया गया है अथवा नहीं है, उसके बारे में एक निष्पक्ष जांच की जाती है। इसके कुछ मुख्य फैक्ट्स है जो हमें ध्यान देने होंगे कि जो अंकेक्षण है वो लेखा पुस्तकों की क्रमबद्ध एक सिक्वेंशियल और उद्देश्यपूर्ण जांच होती है। सीक्वेंसिंग यहां पर होती है। सबसे पहले ऑडिटिंग प्लान की जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमें अलग अलग प्रोसेस करनी होती है, रूटीन चेक करना होता है, टेस्ट चेकिंग करना होता है, फिर हम वाउचिंग करते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं, फिर रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो एक सीक्वेंसिंग एक प्रोसीजर होती है, किसके द्वारा कौन सा काम किया जाएगा ये सारा डिसाइड किया जाता है। और दूसरा एक इसका उद्देश्य होता है, कोई सी भी विभिन्न प्रकार की ऑडिट की जाती है, उन हर एक ऑडिट का अपना अपना एक अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे वित्तीय अंकेक्षण की बात करें तो वहां पर वित्तीय सूचनाएं सही हैं गलत है उसके बारे में उसका जो है चित्र प्रस्तुत करना, वो वित्तीय अंकेक्षण का रूप हो गया। मैनेजमेंट ऑडिट एक होती है, उसके अंतर्गत मैनेजमेंट से संबंधित जो क्रिया होती है वो सही रूप से की जा रही है अथवा नहीं, उसके अंतर्गत मितव्ययता है, सामान्य जो बुद्धिमत्ता है या इस तरीके के डिसीजन है उसके बारे में बात की जाती है। कॉस्ट ऑडिट है जैसे, तो वहां पर हम कॉस्ट सही रूप से डिटरमाइन की जा रही है अथवा नहीं की जा रही है उसकी हम बात करते हैं। टैक्स ऑडिट एक होती है जिसमें हम टैक्स की बात करते हैं। यानी जो ऑडिट आप करते हैं हर एक ऑडिट का अपना एक अलग उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के अनुरूप ही पूरी प्रोसेस बनाई जाती है और उस प्रोसेस के आधार पर हम पूरी ऑडिट को ऑडिट की जाती है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि ये निष्पक्ष जांच होती है, स्वतंत्र जांच होती है, जो एक निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो क्वालिफाइड होता है। और उसकी क्वालिफिकेशन हम ऑडिटिंग में जब अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो हम बात करें जनरली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होते हैं वो इसकी जो है वो ऑडिट करने के काबिल माने जाते हैं और वो आईसीए द्वारा उनको क्वालिफाइड किया जाता है। आईसीए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक अपने अकाउंटिंग की एक सबसे भारत की सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है जिसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1949 को हुई है। उसका काम ही यही है कि ऐसे सीए जो है सीए को डेवलप करना, सीए बनाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाना, उसके बारे में बात करेंगे आगे।
एक जो अंकेक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या बताया गया है कि लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता और विशिष्टता की जांच करना। हालांकि इसका पूरा अलग ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स में हम इसका बात करेंगे। और अंकेक्षण में यह प्रमाणित किया जाता है कि लेखे जो है लेखांकन के मानकों और मान्य सिद्धांतों के आधार पर किया गया। जो अकाउंटिंग हमने की है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए, अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड बने हैं उनके नियमों की अनुपालना की है। ऑडिटर का काम ही होता है, वो चेक करता है जो कार्य किया है वो नियमों के अनुरूप किया है अथवा नहीं किया है। यहां पर प्रत्येक प्रमाणक का लेखा कर लिया। यह देखा जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनके प्रॉपर जो वाउचर्स हैं उनका प्रॉपर लेखा किया गया है अथवा नहीं किया गया है। सामान्यतः कोई गलती या छल कपट तो नहीं किया है। जो एरर एंड फ्रॉड्स होता है वो तो नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो देखा जाता है। एक नया पॉइंट ये है कि ये व्यापारिक संस्था ही नहीं, जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं उनकी भी ऑडिट की जाती है ना, ये भी ध्यान रखें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनकी भी ऑडिट की जाती है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है या ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हीं की ऑडिट की जाती है। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनकी भी ऑडिट की जाती है, उनकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑडिट करना। लेखे, खाते और चिट्ठे इनका जो है सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत किया जाता है, यही ऑडिटिंग के अंतर्गत हम प्रमाणित करते हैं। और जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है यहाँ पर ऑडिटिंग के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होना चाहिए। जो मुख्य उद्देश्य होता है ऑडिटिंग का वो यही होता है कि जो आप जिस उद्देश्य के साथ ऑडिट कर रहे हो, अगर फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हो तो उस केस में जो वित्तीय सूचनाएं जो दी गई है वो वित्तीय सूचनाएं अपने उनके लाभों, उस संस्था के लाभों का और उसकी वित्तीय स्थिति का सही एवं उचित रूप प्रस्तुत कर रही है अथवा नहीं कर रही है, इसके संबंध में उसका ओपिनियन देना होता है। यही मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सब्सिडियरी उद्देश्य होते हैं, जैसे फ्रॉड्स एंड जो आपका एरर्स है उसको पकड़ना, उनको रोकना, है ना। और जो भी है कि भाई वैधानिक अनिवार्यता पूरी की गई है अथवा नहीं की गई ऑडिटिंग के संबंध में उनको देखना, ये सारे सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स है। पर मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो यही है, आपको अपना ओपिनियन जनरेट करना, आपकी फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसके संबंध में कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है आपका ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके बारे में आपको जनरेट करना होता है। और ये किसके आधार पर है? ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे एसेस बने हुए हैं, उसका जो 200 है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है। इसका नंबर ये भी ध्यान रखें आप, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये बताया गया। कई बार एग्जाम के अंदर इसके ऑब्जेक्टिव संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें गलत कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना होता है, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ऑडिटिंग किस प्रकार की है, उसके आधार पर उसका उद्देश्य डिसाइड होता है। और जो मेन वित्तीय अंकेक्षण है उसका जो मुख्य उद्देश्य वो यही होता है कि भाई जो फाइनेंशियल सूचना है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है अथवा नहीं कर रही है, उसके संबंध में आपका ओपिनियन देना होता है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहां पर गिवन है, ये जो ऐसे 200 है उसके बेसिस पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ये बताया गया है कि ऑब्टेनिंग अ रीजनेबल एश्योरेंस, उचित जो है आपकी सहमति होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में कि वो मिसलीड न करते हो, मिस स्टेटमेंट नहीं हो, जहां पर फ्रॉड एंड एरर के माध्यम से वो मिसलीड न हो जाए, ये सारी सूचनाएं हमें को देखना होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में रिपोर्ट देना होता है, ये सारे उसकी ड्यूटीज के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ आपका जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग का संबंध जो है सबसे, ऑडिटिंग जो करने वाला पर्सन है उसका लॉ का नॉलेज होता है, उसे इकोनॉमिक्स का नॉलेज होता है, उसको बिहेवियरल साइंस का भी पता होना चाहिए, उसको स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्शन के बारे में भी उसको जानकारी रखनी होगी कि कभी प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन का जब आप ऑडिटिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में प्रोडक्शन साइकिल किस तरह का है, उसकी प्रोसेस कितनी है, उसके बारे में जान पता होना चाहिए। और अकाउंटिंग तो खैर बेसिक है ही, या नीड अकाउंटिंग खत्म होने के बाद ही आपका ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। तो ये कुछ बातें हैं ऑडिटिंग के संबंध में, जो इतनी बातें अगर हम ध्यान रखते हैं तो कम से कम इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सही कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चंस पे चल लेते हैं, वहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे कि कहां किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके से उसका जवाब आपको देना है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू, मुख्य उद्देश्य क्या है ऑडिट का, या ध्यान रखें मेन उद्देश्य क्या है, आपको यह पता करना है। तो मेन उद्देश्य अपने दिमाग में कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में, वित्तीय अंकेक्षण जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में हमें देखना होता है ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके संबंध में ओपिनियन देना है। तो यहां पर दिखा हुआ जैसे चेक फ्रॉड्स एंड एरर, तो चेक फ्रॉड्स एंड एरर हेल्प इन डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर, डिटरमाइन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली रिप्रेजेंट
द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन एंड द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग फ्यूचर प्लान्स। तो यहाँ ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों क्या है, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट है ना। तो मेन उद्देश्य जो है वो आपका क्या है, ये चेक करना। ये 2011 जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑडिटिंग डील्स विथ, ये 2013 में पूछा गया है। ऑडिटिंग किससे डील करता है, हमें पता होना चाहिए। ऑडिटिंग जो है क्या चेकिंग से डील करता है, क्या वेरिफिकेशन से डील करता है, या एग्जामिनेशन द अकाउंट से डील करता है। देखिए हम चेकिंग भी करते हैं, वेरिफिकेशन भी करते हैं, वाउचिंग भी करते हैं, सारे ऑडिटिंग के अंतर्गत आते हैं, और एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी किया जाता है। सारे कार्य जो है ऑडिटिंग से संबंध में है। तो आप यहां पर जो डी उत्तर है यानी 4th नंबर का ऑल ऑफ दिस, सभी उत्तर जो है इसके सही माने जाएंगे। स्कोप ऑफ ऑडिटर इज डिसाइडेड टू, ऑडिटर का कार्य क्षेत्र कैसे डिसाइड होता है, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। कार्य क्षेत्र कहां से डिसाइड होगा, यहां पर क्लियर है कि स्कोप जो डिसाइड होता है वो किससे होता है। अगर स्टेट्यूटरी ऑडिट करता है, वैधानिक अंकेक्षण होता है, तो लॉ के अंतर्गत ऑलरेडी कार्य दिया हुआ है ना, उसकी सारी सीमाएं दी हुई, कार्य क्षेत्र दिया हुआ है। और जो कोई प्राइवेट ऑडिट होती है तो उस केस में क्या है, जो उसका जिसकी ऑडिट कर रहा है और ऑडिटर है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनता है, और उस एग्रीमेंट के आधार पर वो अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉ इन स्टेट्यूटरी ऑडिट एंड एम्प्लॉयर इन प्राइवेट ऑडिट। तो ये बहुत जो है वो उत्तर आपका सही होगा। केस के ऊपर डिपेंड करता है इसकी स्कोप किस तरीके से डिटरमाइन होगी। क्वेश्चन नंबर 4, जनरली ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ, सामान्यतः जो ऑडिटिंग की जाती है वो कितने पीरियड के लिए की जाती है, 1 साल की अवधि के लिए। जो हमारी स्टेट्यूटरी ऑडिट होती है, जो मैं वित्तीय जो व्यापारिक संस्था करवाती है, उस जनरली हमें क्या करती है, 1 साल के संबंध में ऑडिटिंग की जाती है। तो यहाँ आपका जो उत्तर है वो 1 नंबर जो है 1 ईयर, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें रीड आउट करना होगा, ऑडिटिंग की डेफिनेशन को थोड़ा बहुत हमें देखना होगा, उसको जानना होगा, तब जाके हम इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसमें बताया गया कि अंकेक्षण किसी भी संस्था, चाहे लाभ कमाने के उद्देश्य से हो अथवा नहीं, चाहे उसका आकार और वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई हो। अंकेक्षण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, और इसी डेफिनेशन को हमने हमारे लेक्चर के अंतर्गत भी आपको इंग्लिश में पूरा बताया था। और ये जो डेफिनेशन है वो जो दी हुई है अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल जो है उसके द्वारा दी गई है। इसका सीधा उत्तर ये हो जाएगा। तो यहां से आपको ऑडिटिंग का मीनिंग भी क्लियर हो जाना चाहिए कि चाहे वो लाभ कमाने वाली संस्था हो या लाभ नहीं कमाने वाली हो, चाहे उसका लीगली फॉर्म हो नहीं हो, छोटी हो बड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक निष्पक्ष जांच होती है, और वो जो निष्पक्ष जांच की जाती है लेखा पुस्तकों की जाती है, और उसके आधार पर जो वित्तीय सूचना बनाई गई है वो उसका सही रूप प्रस्तुत करती है अथवा नहीं, उसके बारे में बताया जाता है। ये अंकेक्षण का जो उद्देश्य भी है, और दूसरा अंकेक्षण का मीनिंग जो है इस तरीके का है। ऑडिटिंग मींस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट, देखो प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट तो अकाउंटिंग का काम है। टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, ये भी अकाउंटिंग का पार्ट हो गया। टू मेक द एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स, ये भी आपके अकाउंटिंग का काम हो गया। टू एग्जामिन द अकाउंटिंग बुक्स, यस, ये जो उत्तर है आपका सही होगा, टू एग्जामिन द अकाउंटिंग बुक्स। द वर्ड ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ ऑडिरे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑडिरे वर्ड कहां से आया, लेटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सुनना। ठीक है ना, ऑडिरे जो मीनिंग है वो कहां से आया है, लेटिन वर्ड है, और जिसका मीनिंग क्या होता है, सुनना, टू हियर। क्वेश्चन 8, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ ऑडिट, ऑडिटिंग के क्या लाभ हो सकते हैं, इसमें हम एक एक करके देखते हैं। इट्स प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन फॉर ओनर, भाई जो मालिक है उसको क्या करता है, सेटिस्फेक्शन देता है, बिल्कुल सही है। उसको वो निश्चिंत हो जाता है कि भाई मेरी संस्था के अंतर्गत जो ऑडिटिंग मैंने करवा ली है उसके रिपोर्ट के आधार पर उसको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि भाई कोई फ्रॉड एरर नहीं है, हमारी वित्तीय सूचना है जो बराबर सही सूचना जो है फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है, और जो कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य दिए गए हैं वो पूर्ण ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का उन्होंने फ्रॉड नहीं किया है, इस तरीके की वो उससे सूचना सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। इट्स हेल्प्स इन गेटिंग लोन्स, बिल्कुल जब ऑडिटेड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर किसी बैंक के पास जाएंगे तो वहां पर उसको देखकर वो इजीली आपको लोन भी प्रोवाइड करेगा। अनऑडिटेड के केस में थोड़ा सा ज्यादा सघन रूप से जांच की जाती है। इट्स रिड्यूस द कॉस्ट बर्डन, ये नहीं है, ये लाभ नहीं हो सकता। ऑडिटिंग करने पर आपका ह्यूमन रिसोर्स लगता है, ह्यूमन रिसोर्सेस लगने पर आपको पैसा देना पड़ता है, वो कॉस्ट के बर्डन को कम नहीं करता, वो कॉस्ट के बर्डन को बढ़ाता है। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सीधा उत्तर है कि ये लाभ नहीं हो सकता। इट डिटेक्ट्स फ्रॉड्स एंड एरर, बिल्कुल ये तो होता ही है। द नेम ऑफ ऑडिट प्रैक्टिस कमिटी एपीसी हैज बीन चेंज्ड, देखो एपीसी जो है ये 17 सितंबर 1982 में आईसीए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इसकी प्रैक्टिसिंग कमेटी बनाई थी ऑडिटिंग के जो
ऑडिटिंग से संबंधित जो स्टैंडर्ड को डेवलप करती है और उनको जो है जो प्रैक्टिशनर है, जो ऑडिटर्स है, उनको समक्ष उनके सामने रखती है। उसके आधार पर वो मानती है कि भाई इन स्टैंडर्ड्स का उपयोग करते हुए ऑडिटिंग की जाए। तो उसके लिए कमेटी बनाई है ICNA, जिसको ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी कहते थे। और ये कब स्थापित हुई? 1982 में हुई। और इसका वर्तमान में जो नाम है वो क्या कर दिया? AASB जो है कर दिया, एश्योरेंस ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो है ए नंबर उत्तर है वो आपका सही हो जाएगा। और ये क्या करती है? इसका जो उद्देश्य बनाने का वो यही है कि जो पुराने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उनके आलोचनात्मक व्याख्या करना और उनको अप्लाई करवाना, है ना, जो ऑडिटिंग करते हैं उनके द्वारा, कि भाई वो उन स्टैंडर्ड्स का उपयोग करते हुए जो है ऑडिटिंग करें, जिससे जो रिजल्ट आए वो यूनिफॉर्मली रिजल्ट आवे, अच्छे ओपिनियन बन सके। ये सारी स्ट्रेटेजी जो होती है वो इस कमेटी की होती है। अंकेक्षण का अर्थ है, देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। अंकेक्षण का अर्थ है आपका, और ये आपका ऑप्शंस जो है बहियों एवं खातों की जांच करना। देखो ए ऑप्शन, बहियों एवं खातों की जांच करना, विभिन्न लेन देनों को बहियों एवं खातों में लिखना। देखो खातों में लिखने का काम इसका नहीं, खातों में लिखने का काम किसका होता है? आपका अकाउंटिंग का काम होता है। ये क्या कर सकती है? अंकेक्षण तो क्या करती है? जहां से अकाउंटिंग एंड होती है वहां से ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। तो बहियों और खातों की जांच करना जो है इसका उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। देखो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े, हमें क्लियर होना चाहिए और आपको सही उत्तर इसमें देना है। नंबर 1, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ओके, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये भी सही है। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये भी इवेल्युएट हम करते हैं। गारंटी ऑफ ट्रूथ, देखो ये नहीं होता, ये उद्देश्य नहीं हो सकता। वो सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता, वो इन सब के बारे में बता सकता है कि भाई फ्रॉड एरर कम हुआ है, आपकी जो वित्तीय सूचना है वो सही है, उसमें ज्यादा मिसलीड नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो उस कंपनी के संस्था के द्वारा लगाया गया वो सब सुचारू रूप से चल रहा है, तो इसके बारे में बता सकते हैं। परंतु ये क्या, गारंटी ऑफ ट्रूथ, सत्यता की गारंटी वो नहीं देता। Which of the following institution is authorized for framing a standard for auditing? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वही ऑथराइज्ड है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वगैरह बनाती है। उसने पूरी कमेटी बना रखी है, AAPC थी, वो उसको नाम चेंज करके AASB कर दिया, तो उसका काम है। तो यहाँ पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो बी उत्तर है वो हो जाएगा। और इसकी स्थापना के लिए पूछ ले तो 1949 जो है जुलाई 1 को इसकी स्थापना हुई। ये हमारे अकाउंटिंग की टॉप मोस्ट इंडिया के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन है। ऑडिटिंग मींस, ये AP 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या मीनिंग होता है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स, नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट ये नहीं बनाता। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी इसका काम नहीं है। टू मेक एडजस्टमेंट, ये नहीं करता। टू एग्जामिन, बिल्कुल सही उत्तर है, ये चौथा जो एग्जामिन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज, ये देखो क्वेश्चन पूरा क्लियर किया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, अपने विचारों को प्रस्तुत करना। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। देखो देखो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजनिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े शांति से आपको करना होगा कि यहां पर ऐसे ओपन क्वेश्चन दे दिया यहां पर कि भाई डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन दे दिया आपको, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। हर एक ऑडिट का अपना एक अलग अलग उद्देश्य होता है। टैक्स ऑडिट का अलग उद्देश्य होगा, कॉस्ट ऑडिट का अलग उद्देश्य होगा, है ना, इन सब का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या है, जैसे जो उत्तर है, जैसे हम कहते हैं भी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन अपने जो है विचारों को प्रस्तुत करना, इस क्वेश्चन को जो है RPSC ने गलत माना इस ऑप्शन को, और सही उत्तर क्या माना कि भाई डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑडिट। ऑडिट के जो टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या उद्देश्य होगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा सावधानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ऑडिट, तो फिर तो क्लियर है एक्सप्रेशन ऑफ द ऑडिट जो है उसका मुख्य उद्देश्य वही है। सब्सिडियरी उद्देश्य क्या है? डिटेक्शन फ्रॉड्स एंड एरर है, वो तो सही है, परंतु जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं अथवा नहीं, उसको ओपिनियन देना। परंतु ये ध्यान रखिए कि जब ऐसा ऑप्शन हो कि डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑडिट, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो उस केस में आपको ये चौथा उत्तर जो है सही माना जाएगा। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर, ऑडिटिंग कब स्टार्ट होती है? एंड्स किसका हो? अकाउंटिंग का। जब अकाउंटिंग खत्म होती है तभी आपकी ऑडिटिंग स्टार्ट होगी। जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेसिक पर्पज ऑफ ऑडिटिंग कवर्स, बेसिक पर्पज क्या है? वैलिडिटिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा, अडहेरेंस टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑल ऑफ द, वो बिल्कुल ये सारे जो है सही उत्तर आपके जो फोर्थ है डी है जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। अब फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग इज, क्या उसके विशेषताएं हैं? एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन, हम जानते हैं डेफिनेशन में लिखी हुई है बात,
सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट बाय एन ऑडिटर, बिल्कुल सही, यानी कि जो चौथा है ऑल ऑफ द अबव वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 18, अंकेक्षण से तात्पर्य असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया। वापिस अंकेक्षण के मीनिंग से देखो तीसरा चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार ऑप्शन चेंज कर रहे जा रहे हैं, तो ध्यान रहे इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता ही है। लेखा पुस्तकें तैयार करने का उद्देश्य हमारा नहीं होता, लेखा पुस्तकों की जांच करने से हमारा उद्देश्य जरूर होता है, और लेखा पुस्तक समायोजन हमें नहीं करना होता। जो बी उत्तर है उसका सही उत्तर हो जाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देखो पूछा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज डिटेक्शन ऑफ एरर, सर्टिफाइंग वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड ऑल ऑफ दिस। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा और निश्चित तौर पे क्वेश्चन को डिलीट भी किया हुआ होगा, क्योंकि यहां पर पूछा प्राइमरी ऑब्जेक्ट, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य का मतलब यहां पर क्या है, ओपिनियन एक्सप्रेशन देना, आपका ट्रू एंड फायर व्यू प्रेजेंट कर रहा है अथवा नहीं, तो इस बारे में। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आइए बड़ा जो है आप कह सकते हो कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसमें सारी चीजें दी गई, तो इसमें आप सही उत्तर आप फोर्थ ही क्लिक करें, और यही उत्तर माना गया था उस समय भी। परंतु आप जैसे सोचेंगे कि भाई अभी तो सर ने बताया कि जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है, परंतु वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो उस केस में आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, शांत मन से देखना है इन चारों ऑप्शन में से आपको कैसे क्या लग रहा है। भाई हम जानते हैं कि ये सारी चीजें इसके अंतर्गत समाहित होती है, इसलिए आप ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन आंसर लगा दो, एक बार आपको लगाना ही होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखें आप, व्यवसाय के लिए लेखा कर्म ऑडिटिंग क्या है। ऑडिटिंग क्या होती है एक व्यवसाय के लिए, क्या यह विलासिता की वस्तु है, क्या प्रतिष्ठा मूलक है या आवश्यकता है, या नीड डिपेंड है, नेसेसिटी है ना। तो बी जो उत्तर है सही हो जाएगा। ये देखो भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स की स्थापना कब हुई, तो हमें ध्यान होना देना चाहिए कि 1 जुलाई 1949 को। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षक का उद्देश्य, देखो पूछा गया लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षक का कौन सा उद्देश्य है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करना ये कौन सा उद्देश्य है, ये मुख्य उद्देश्य। छल कपट को रोकना, जो फ्रॉड्स एंड एरर उसको रोकना, प्रोटेक्ट करना, वो आपका क्या होता है, आपका सब्सिडरी उद्देश्य होगा, मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। अंकेक्षण एक जांच है, सामान्य जांच तो है नहीं है, विशिष्ट प्रकार की जांच होती है और आलोचनात्मक होती है, क्योंकि इसमें हम रिपोर्ट्स में ओपिनियन भी देते हैं। अंकेक्षण का मुख्य दोष क्या है, भाई अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं होती है। अंकेक्षण द्वारा सब गबन आवश्यक रूप से प्रकट हो, यह जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है, नहीं हो। अंकेक्षण व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य को प्रमाणित नहीं करता, औचित्य को प्रमाणित नहीं करता, सही है। तो ये जो सभी है लगभग सभी ये है कि ये ना तो सत्यता की गारंटी देता है, नहीं मैं सब कह सकता हूं भाई सारे के सारे फ्रॉड्स में पकड़ पाऊं ऑडिटिंग के माध्यम से, और नहीं मैं सारे व्यापारिक औचित्य की प्रमाणिकता प्रदर्शित कर सकूं। तो ये सारे ऑडिटिंग के दोष होते हैं, ठीक है ना। फिर भी ऑडिटिंग करना जरूरी होता है, उसके पीछे कारण है कि ऑडिटिंग करने के लिए जो ऑडिटर है नियुक्त किया गया है वो बड़ा निष्पक्ष व्यक्ति होता है, और वो बहुत क्वालिफाइड होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और उसको ऑडिटिंग करने के लिए उसकी पूरा एक स्ट्रेटेजी, उसका प्लानिंग, उसकी अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उनको वो बड़ा अच्छे से देखता है, समझता है, और फिर उसके अंदर ऑडिटिंग करता है, और फिर अपनी एक जांच देता है, जिसके आधार पर हम सभी इन्वेस्टर्स जो हैं उसके विश्वास करते हैं, चाहे बैंक ले लो, चाहे इन्वेस्टर्स ले लो, गवर्नमेंट ले लो, वो सभी उस ऑडिटिंग रिपोर्ट पर ध्यान देते हैं। चलिए यहीं तक रखते हैं, आप सभी का धन्यवाद।